रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना इतिहास दोहराया है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो भैया इस कैसे का जवाब आपको मिलेगा इतिहास के पन्नों में। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2009 की। अटल बिहारी वाजपेयी करीब करीब राजनीतिक वनवास ले चुके थे और आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये वो दौर था जब बीजेपी में D4 का बोलबाला था। D4 यानी दिल्ली 4। चौकी मत, ये वो चौकड़ी थी जो उन दिनों बैकडोर से बीजेपी की कमान संभाले हुई थी। यानी कि वो जो एक सेकंड लेयर होती है आडवाणी जी के बाद, जो सबसे पावरफुल थी। हर फैसलों में ये D4 के फैसले नजर आते थे और पूरी पार्टी D4 के हाथों में। और इस D4 में कौन कौन था? इस D4 में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार थे। और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद पार्टी में इनका रुतबा बिना किसी चैलेंज के सबसे ज्यादा था। लेकिन उस दौर में बीजेपी को एक नए अध्यक्ष की तलाश थी और ऑब्वियस था कि अध्यक्ष इन चारों में से कोई होगा, यही माना जा रहा था। लेकिन संघ ने नसीहत दी कि नया अध्यक्ष D4 से ना हो, यानी नया अध्यक्ष D4 के बाहर का हो। एक ऐसा चेहरा जो युवा हो, जो पार्टी को जेन एक्स की सोच के साथ आगे लेकर चल सके। आजकल कहते हैं ना जेन जी, तो उस समय 2009 में उसे जेन एक्स कहा जाता था। और फिर जो चेहरा सामने आया वो था नितिन गडकरी का। और 52 साल की उम्र में नितिन गडकरी ने बीजेपी की कमान संभाली और इसके साथ ही बीजेपी नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। बीजेपी गडकरी ने अपनी टीम में युवा और अनुभव का मेल किया और एक ऐसी टीम तैयार की जो लंबे समय तक पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनी रही। उस समय गडकरी की टीम में महासचिव के तौर पर थावरचंद गहलोत थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल थे। और वो नेता थे जो आज की टॉप क्रीम लीडरशिप है। आज की हम 2009 का जिक्र कर रहे हैं और आज 2025 में ये धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा टॉप लीडरशिप है। सचिव के तौर पर भूपेंद्र यादव थे, प्रवक्ताओं की टीम में रामनाथ कोविंद थे, निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। और ये नाम याद दिलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनमें से कई चेहरे मोदी युग में भी बीजेपी की सियासत में मजबूत केंद्र बने हुए हैं। यानी उस समय की टीम जो गडकरी जी की थी वो आज भी मौजूद है। और इसीलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वही चाल, चेहरा और चरित्र दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाती है हमेशा से। तब 52 साल के नितिन गडकरी सबसे युवा अध्यक्ष थे और अब 45 साल के नितिन नवीन कहते हैं आज के फैसले कल का भविष्य तय करते हैं। तो बीजेपी ने अपने इस एक निर्णय से कल का भविष्य तय कर लिया है। वो भविष्य जो नरेंद्र मोदी के 2047 का मिशन पूरा करेगा। वो भविष्य जो कल का अटल अडवाणी या मोदी शाह बनेगा। यानी आज जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, 2047 में वो आज के युवा उस समय वो टॉप क्रीम लीडरशिप की तरह होंगे। उस समय वो पार्टी को चला रहे होंगे, वो पार्टी के सबसे टॉप लीडरशिप में होंगे। और मैंने पार्टी चलाने वाले एक बड़े नेता से पूछा कि क्यों नितिन नवीन, क्यों? तो उन्होंने एक साफ बात कही और उसका एक साफ संदेश था, यही जो मैंने आपको समझाया, जनरेशन शिफ्ट का। ये जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पार्टी आज ऐसे नेता तैयार करना चाहती है जो 2047 तक अनुभवी नेता, पार्टी को दिशा देने वाले नेता हो। इसलिए आज वो युग तैयार किया जा रहा है युवाओं का। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष का नाम का ऐलान हुआ था। तो एक बात साफ हो गई कि मोदी शाह की जोड़ी वर्तमान के पन्नों पर वो कहानी लिख रही है जिसमें भविष्य के सुनहरे रंग हैं। और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसी रणनीति का विश्लेषण करूंगी जिसमें बीजेपी के विजन 2047 की झलक मिल रही है।
और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे इस एक नाम से बीजेपी ने सिर्फ विपक्ष को खामोश नहीं किया, बल्कि पार्टी के भीतर उन लोगों को भी संदेश दिया जो अध्यक्ष बनकर अपने अपने समीकरण सेट करने की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, ये सोचकर कि उनका नाम तो तय है। चौदह दिसंबर का दिन था, पारा लगातार गिर रहा था। संडे के दिन बीजेपी दफ्तर में भी सन्नाटा था। सियासी गलियारों में दिल्ली की सर्दी हावी थी और अचानक एक खबर ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी और वो खबर थी नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने। दरअसल हुआ यूं कि जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का नाम ऐलान हुआ तो ये माना गया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो 14 जनवरी के बाद ही होगा। इसलिए जो पत्रकार थे वो भी निश्चिंत थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान अब 14 जनवरी के बाद ही होगा। लेकिन फिर हमेशा की तरह बीजेपी ने एक सरप्राइज एलिमेंट तो दिया ही, साथ में एक ऐसा दिन चुना जब सन्नाटा होता है और ये जोर का झटका धीरे से दिया। और इस फैसले के बाद हर कोई समझ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दुनिया की सोच जहां पर खत्म होती है, इन दोनों की सोच वहीं पर शुरू होती है। आपको इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देती हूँ। बीजेपी में जब भी किसी को चुनने की बात आती है, किसी पद के लिए, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर से वो फैसले लिए जाते हैं जो बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों के सियासी गुणा भाग तक को गलत साबित कर देते हैं। और शायद यही बात बीजेपी को और दूसरी पार्टियों से अलग करती है। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम हो मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम हो, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का नाम हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और यहां तक कि राष्ट्रपति के नाम तक भी उतने ही शॉकिंग थे जब आए कि किसी आदिवासी महिला को चुनना हो या फिर जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको चुनने की बात हो। हर बार एक नया एलिमेंट, एक नया नाम जो शायद सोच के बेहद परे था। हर सिलेक्शन में बीजेपी ने आउट ऑफ द बॉक्स चुनाव किया, जिसने विरोधियों को तो झटका दिया ही, पार्टी के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको भी पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। और अब इस लिस्ट में नितिन नवीन का नाम भी जुड़ गया। आप सोच रहे होंगे ये नाम अचानक से आया। विपक्षी नेताओं की तरह शायद आप भी इसी गुणा भाग में हो कि आखिर नितिन नवीन को किसका वरदस्त हासिल, नितिन नवीन का सियासी रहनुमा कौन है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं साफ कह दूं कि औरों की तरह आप भी कच्चा खा गए। ना तो ये नाम एक दिन में तय हुआ और ना ये नाम किसी पहचान की मोहताज है। अंदर खाने की बात यह है कि हर बड़े निर्णय में बीजेपी का मार्गदर्शन करने वाले संघ ने, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है कि आरएसएस का क्या रोल है, क्या आरएसएस की पसंद है, क्या आरएसएस से जब चर्चा हुई तो आरएसएस ने सहमति जताई। लंबे समय से ये चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस की सहमति नहीं। लेकिन एक बात खास तौर पर पुख्ता करके मैं आपको बता रही हूं कि संघ ने इस बार साफ कह दिया था कि अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी का अंदरूनी मसला है और बीजेपी आलाकमान ही तय करे कि कौन पार्टी की अगुवाई करे। और ये अभी नहीं, आरएसएस ने बहुत पहले कन्वे कर दिया था। और बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी आलाकमान ने नाम तय कर लिया था, बस इंतजार था नतीजों का। क्यों? क्योंकि आलाकमान नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन पहली पारी में ही अग्नि परीक्षा से गुजरे। अब नितिन नवीन के नाम का ऐलान हो चुका है और नवीन मोदी शाह नड्डा की अगुवाई में संगठन के वो गुर सीखे। अभी सुबह 11 से रात के 11 बजे तक वो पार्टी कार्यालय में रहते, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष एक ट्रेनिंग लेते हैं जब तक कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष ना बनता है। तो वो लगातार ट्रेनिंग में हैं। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी लगातार कुछ दिनों में वो बूथ के कार्यकर्ताओं से और बूथ के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ही हैं
जो पार्टी को और एक्सपैंड करेंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी को चुनाव में जीत हासिल कराएंगे। क्योंकि एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी वर्कर ये जानता है कि बूथ का महत्व क्या है, बूथ के कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष का महत्व क्या है। इसे नितिन नवीन ही इज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। नितिन नवीन को चुनकर बीजेपी ने एक बार फिर ये बताया कि पार्टी को ईमानदारी का इनाम भी देना आता है, क्रिटिक्स का मुंह बंद करना भी आता है, और गुटबाजी होने से पहले ही गुटबाजी का गला घोटना भी वो अच्छे से जानते हैं। नितिन नवीन कायस्थ है, और अगर देश में देखा जाए तो केवल 1% कायस्थ कम्युनिटी होती है जो वोट के हिसाब से देखा जाए, जिनकी सियासत में पहचान लगभग ना के बराबर है। और ऐसा करके बीजेपी ने यह भी साफ संदेश दे दिया कि पार्टी जाति से ऊपर उठकर सोचती है। जब अध्यक्ष की बात हो तो जाति नहीं, पार्टी को एक वर्कर की जरूरत है जो मेहनत करे और निष्ठा के साथ पार्टी को एक्सपैंड करने में, पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी में काम करने में वो अपनी मेहनत करके पार्टी को योगदान दे। यानी जाति की राजनीति के खिलाफ पार्टी ने बिना कहे चोट कर। हालांकि ये बात अलग है कि कई लोग इसको एक अलग नैरेटिव के साथ भी देख रहे हैं कि बंगाल में 27 साल तक कायस्थ मुख्यमंत्री था। तो जब अब बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन को चुना गया जो कि कायस्थ है, तो एक बड़ा मैसेज बंगाल में जाता है कि अगर बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो क्या पता जो कायस्थ कम्युनिटी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बड़ी कायस्थ कम्युनिटी है, 27 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो एक मैसेजिंग की कोशिश है। लेकिन मेरा मानना यह है, जितना मैं कवर करती हूं बीजेपी को, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी एक स्टेट से बियॉन्ड है। उसको कई एस्पेक्ट से, कई वजहों से चुना जाता है, केवल एक राज्य के चुनाव के लिहाज से नहीं चुना जाता। दूसरी बात यह कि नितिन नवीन सिर्फ 45 साल के हैं, यानी बीजेपी क्लियरली ये संकेत दे रही है कि वो अब नई जनरेशन के जरिए 2047 की राजनीति को डिजाइन कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऑफ रिकॉर्ड ये बात जाहिर करते हैं कि वो अब ऐसे लीडर तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर पार्टी को संभाले और 2047 तक उस क्रीम लीडरशिप में रहे। और एक और बात साफ कि नितिन नवीन को जो अभी अध्यक्ष बनाया है उसकी वजह है 2029 के चुनाव। देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से प्लानिंग करती है और 2029 का चुनाव एक बड़ा चुनाव बीजेपी के लिए होगा। हालांकि उसके सामने अभी उत्तर प्रदेश का 2027 भी होंगे, केरला का चुनाव है, तमिलनाडु है, बंगाल है, बहुत सारे चुनाव आएंगे, चुनौतीपूर्ण। लेकिन नितिन नवीन को अब पूरे देश का एक बार नहीं 2 बार भ्रमण करके 2029 तक संगठन को और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। ये चुनौती नितिन नवीन के पास होगी कि कैसे पार्टी को एक्सपैंड किया जाए, नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार की सरकार है उसके काम को कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए और समझाया जाए कि कार्यकर्ता उसको कैसे घर घर तक लेकर जाए। और इसके लिए लगातार उन्हें पूरे देश में भ्रमण करना होगा, प्रवास पे रहना होगा, और यही उनकी युवा छवि जो पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली है। और बीजेपी अक्सर कहती है कि उसका चाल, चेहरा और चरित्र दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन मैं चाल चेहरे वाले इस नैरेटिव में उलझे बिना एक बात तो जरूर कहूं कि बीजेपी वक्त से पहले वो फैसले ले लेती है जो भविष्य की बुनियाद रखते हैं। वो भले ही चौंकाने वाले हों, लेकिन जब उसका नैरेटिव आगे का समझ में आता है, उसकी डिजाइनिंग के पीछे की वजह समझ में आती है, तो समझ में आता है कि बीजेपी वास्तविकता में 2047 तक के विजन को लेकर आगे चल रही है। और दूसरी बात यह भी कि कांग्रेस के उलट बीजेपी जो फैसले लेती है उसे लागू भी करती है। अब मैं आपको बताती हूं कांग्रेस से संबंधित एक बात। 2022 में कांग्रेस ने उदयपुर अधिवेशन किया था। मैं वहां खुद उसे कवर करने गई थी उदयपुर में। अरावली इसकी पहाड़ियों के बीच में एक 5 स्टार होटल में अशोक गहलोत की सरकार ने उस पूरे उदयपुर अधिवेशन को एग्जीक्यूट किया था। और आप मानेंगे कि पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ साथ सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप वहां पहुंची। यहां तक कि जो कांग्रेस की विचारधारा वाले जो इंटेलेक्ट्स थे वो वहां पहुंचे थे। और 3 दिन के उस अधिवेशन में जो मैंने कवर किया, बड़े बड़े संकल्प लिए थे। और मुझे लगा और पत्रकारों को भी लगा कि शायद अब कांग्रेस कुछ बड़ा बदलाव करती है।
कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा और पार्टी बदल जाएगी, पार्टी में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अच्छा, उन 5 बड़े संकल्प थे, वो घोषणाएं थी, वो बहुत अहम थी। पहला था कि संगठनात्मक सुधार, एक परिवार एक टिकट। दूसरा, युवाओं और सामाजिक समीकरणों पर जोर। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरे थे नए विभागों की स्थापना, इसमें 3 नए विभाग बनाए गए। पब्लिक इंसाइट विभाग, फीडबैक, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। चुनाव प्रबंधन विभाग, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिज्म। और राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन संकल्प तो लिए गए, धरातल पे आज 2025 है, उसे आज तक नहीं उतारा गया। जब सोनिया गांधी ने, जब बात युवाओं की थी कि पार्टी में 50% युवा आएंगे, तो सोनिया गांधी के बाद उनसे भी बुजुर्ग अध्यक्ष लाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की काबिलियत का सवाल नहीं, वो बेहद काबिल व्यक्ति हैं। लेकिन जब युवा संकल्प लिया गया कि पार्टी युवाओं के हाथ में देनी होगी, तो फिर क्यों नहीं हुआ? एक भी संकल्प धरातल पे नहीं उतरा, ना ट्रेनिंग हुई, ना फीडबैक मैकेनिज्म हुआ, और नतीजा ये कि आज कांग्रेस कहां आकर खड़ी हो गई, ये आपसे छुपा नहीं। इसमें एक खास बात है कि संकल्प लिया कांग्रेस ने और पूरा किया बीजेपी। और अब बीजेपी युवा नेतृत्व की अगुवाई में तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी। लेकिन ये तैयारी आज की नहीं है। नितिन नवीन बीजेपी में कोई आज की खोज नहीं। बेशक उनके पिता नवीन किशोर बिहार की राजनीति के चर्चित शख्सियत थे और नितिन नवीन को सियासत उनकी विरासत के तौर पर ही मिली। लेकिन यह भी सच है कि नितिन नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले हर परीक्षा को पार किया और कई जगह अव्वल नंबर से भी पास किया। 5 बार विधायकी थी, ऐसा नहीं कि ऊपर से आए और कैबिनेट मंत्री बन गए, ऐसा नहीं था। बल्कि इस बार की टिकट में तरुण चुग वहां पर थे और कहानी आती है कि माना जा रहा था कि नहीं, किसी और का इसको टिकट दी जाए, और उसके बाद उनको टिकट भी मिली। और उनका सपना क्या था? कुछ समय पहले उनका सपना था कि राजनीति में हाईएस्ट मैं बिहार का अध्यक्ष बन जाऊं, और अब कुछ समय बाद उनका सपना था कि मैं डिप्टी सीएम बनूं। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, बड़ी जिम्मेदारी दी गई उनको। नितिन नवीन ने एबीवीपी से जुड़कर, मैं उनका अगर सियासी सफर आपको बताऊं तो एबीवीपी से जुड़कर उस बतौर छात्र राजनीति अपने करियर की शुरुआत की थी। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना पश्चिम, यानी आज का बांकीपुर सीट है वो, 2006 से उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधायक बने और उसके बाद उन्होंने 2010, 15, 20 और अब 25 में लगातार जीत दर्ज की। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में महामंत्री भी रहे। 2023 में नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव का सह प्रभारी बनाया और पार्टी को बड़ी जीत मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार भी मिला और यहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। और यही वो समय था जब वो अमित शाह से बड़े क्लोजली काम किया। छत्तीसगढ़ में अमित शाह बहुत क्लोजली काम भी कर रहे थे। उसका एक रीजन था नक्सलवाद। लेकिन उनका सबसे बड़ा कमाल रहा 2025 के। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझनी जरूरी है कि रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो पूरी तरह से अमित शाह के डेटा मैनेजर बन के सामने आए, शाह ने उन्हें जीविका दीदियों की शपथ दिलाकर बीजेपी के लिए वोट डलवाने के लिए प्रेरित किया। और कहा जा रहा है कि नितिन नवीन ने न सिर्फ इस जिम्मेदारी को पूरा किया बल्कि एक एक वोट का डेटा अमित शाह तक पहुंचाया, ऑन रिकॉर्ड भेजा उन्हें। जैसे जीविका दीदी है, एक जीविका दीदी को ये शपथ दिलाई। देखिए, उनको वो लाभार्थी होते हैं तो उनको पूरी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन जोड़ी सरकार के साथ, सारे जो सरकारी योजना उनसे जोड़ा, उनके खाते में पैसे गए और उनसे ये शपथ भी दिलवाई कि आप 10 और दीदियों को बीजेपी को वोट कराएंगे। और उन हर एक दीदी ने ये शपथ ली कि मैं 10 और दीदी को वोट कराऊंगी। यहाँ तक कि कई जीविका दीदियों का जो ग्रुप है उन्होंने वो नाम भेजे कि मैंने इन 10 दीदियों को वोट कराया, और वो पूरा डेटा अमित शाह के पास था। इसीलिए शायद पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं, और जीत ही नहीं रहे। अब देखिए जीत कैसी थी। तो ये जो डेटा मैनेजमेंट किया अपने चुनाव के साथ साथ जीविका दीदी का जो पूरा मैनेजमेंट, शायद यही वो एक आखिरी का धक्का रहा जिससे नितिन नवीन को यहाँ तक पहुंचा। और यही शायद पार्टी विद डिफरेंस का हुनर है कि यहाँ काम बोलता है, सिर्फ नाम नहीं।
नितिन नवीन के जरिए पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी में गुटबाजी के जो परप रही थी गुटबाजी, उसको कुचल दिया। लंबे समय से नए अध्यक्ष का इंतजार कर रही पार्टी में एक के बाद एक कई नामों की चर्चा हुई। मीडिया में भी कई नाम आए, कभी शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, और ये तमाम दिग्गजों के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। तो कभी ये कहा गया कि नड्डा जी को ही एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, पर नितिन नवीन के नाम को लेकर शायद ही किसी ने कभी कोई दांव लगाया हो। कई नेता तो ऐसे भी रहे कि उन्होंने देश में भ्रमण तक कर डाला और अपने अपने चहेतों को यह उम्मीद भी दे दी कि अध्यक्ष बनते ही आपका भला होगा। पर मोदी शाह ने वो दांव चला कि विरोधी भी सन्न रह गए और मोर्चाबंदी कर रहे पार्टी के नेता भी। और ये फैसला बीजेपी के ट्रांसफॉर्मेशन मोड की झांकी दिखा रहा है। बीजेपी ने हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन मोड में ही रखा, यानी सियासत का वो कॉकटेल जिसमें नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए हमेशा से एक जगह पार्टी ने बनाई, जो आज भी जारी है। साल 2009 में क्या हुआ था, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया था। D4 जो दिल्ली ग्रुप की बात थी, वो एक्टिव थे और उसके बाद नितिन गडकरी लेकर आए। किसी को भनक लगी या नहीं लगी, ये माना जाता है कि नितिन नवीन को इस बात के संकेत जरूर अमित शाह की तरफ से या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिल गए थे कि उन्हें जल्द बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन खुद नितिन नवीन को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाए, पर मोदी शाह ने ये कर दिखाया। अब बारी है नितिन नवीन के जेनेक्स यानी उनकी टीम की। तो आने वाले दिनों में कैबिनेट में तो फेरबदल कर पार्टी उनकी टीम भी मजबूत करेगी और सरकार और संगठन के बीच तालमेल भी। यानी बीजेपी ने नितिन युग में कदम रख दिया है। वो नितिन युग जो भविष्य की तैयारी भर नहीं करेगा, उन लोगों का मुंह भी बंद करेगा जो कहते थे कि मोदी शाह के बाद बीजेपी में कौन है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए भारत।